सो होमीज वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड। और आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के इस वीडियो में परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, जिसमें इसकी जो हिडन डिटेल से लेकर जितनी भी मिस्ट्रीज है उसका भी पता लगाएंगे। बिल्कुल कहते हैं ना कि हर एक चीज को डिटेल के साथ आज तुम्हारे सामने फुल एनालिसिस होगा। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, दी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर इससे पहले का ब्रेकडाउन वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाके देख लो, तभी तुम्हें जाकर आज के इस गंवा के वीडियो में मजा आने वाला है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले गाइस, कहानी में अब तक हुआ क्या है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सो गाइस, हुआ ये कि असल में जो शीहाओ के पास वो जो रूट एंड वुडन चेस्ट बॉक्स था ना, जिसके पीछे पूरा का पूरा फॉरेन जेलम पड़ा था, फाइनली ग्रैंड एल्डर समेत यहाँ पे 9 हेवन एंड 10 अर्थ के जितने भी बड़े बड़े टॉप बीइंग्स थे ना, वो सब भी इसे चेक करते हैं। लेकिन तभी इन लोगों को इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चलता। लेकिन प्रिंसेस का जो फादर है वो कहता है कि मैं एक सुप्रीम बीइंग को जानता हूँ जो कि शायद इसके बारे में हमें कुछ बता सके, क्योंकि उस बंदे को कर्म और फेट के बारे में काफी डीप अंडरस्टैंडिंग है और शायद वो इसमें हमारी मदद कर सकता है। अब वो इस चेस्ट बॉक्स को लेके निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शीहा को मारने के लिए पूरा का पूरा फॉरेन रेलम रेडी हो चुका था, क्योंकि यार इनके एल्डर से लेकर जो इनके सुप्रीम बीइंग्स थे उन तक को भी सिर्फ इसके चलते निपटा दिया गया। इवन कि उसका मास्टर यानी कि शीहा का मास्टर ग्रैंड एल्डर वो तक मैदान में उतर आए और सुप्रीम बीइंग्स जो थे फॉरेन रेलम के उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी। और यहाँ पे गाइस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एम्पर क्लैन का एक बंदा जिसका नाम चीपू है, जो कि स्कारलेट लीनेज से बिलोंग करता है, वो यहाँ पे मैदान में उतर जाता है। और यहाँ सबसे पहले एक डेडली फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए पूरे के पूरे 9 हेवन एंड 10 अर्थ रेलम में अपना मैसेज पहुंचा देता है कि अगर तुम लोग शांति चाहते हो तो चुपचाप शीहा को हमारे हवाले कर दो, वरना इतनी बेरहमी के साथ मारेंगे कि तुम्हारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। साथ ही वो लोग बैरियर को तोड़ के घुसपैठ करने के लिए भी रेडी थे। पूरी की पूरी फौज यहाँ पे रेडी थी और बस 9 हेवन एंड 10 अर्थ के जो बाकी के सुप्रीम बीइंग थे ना, उनके जवाब का इंतजार था। और बस यही से आज के इस वीडियो की शुरुआत होती है। अब गाइस यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये लोग अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। लिटरली बस इन्हें इस बैरियर को पूरी तरीके से तोड़कर बस घुसपैठ करने की देरी थी। अब तभी यहाँ पे जो सेलेस्टियल एकेडमी के जो एल्डर्स थे ना, उनमें से एक कहने लगता है कि न जाने ये लोग कब सुधरेंगे। इन्होंने इतनी कोशिश कर ली इंपीरियल पास के बैरियर को तोड़ने की, लेकिन फिर भी ये लोग कभी पास नहीं आए और आज यहाँ पर अपना सब कुछ दांव पे लगाकर इसे तोड़ने पे लगे हुए हैं। साथ ही वो बताने लगते हैं कि हमने कितने सारे तलिस्मान का यूज कर लिया, लेकिन अब लग रहा है कि ये लोग अपनी जी जान लगाकर ये जो तियानियन बैरियर है इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये नहीं होता कि हमने एक इमोर्टल किंग को इस हद तक फोर्स कर दिया कि वो इस एबिस तक को कितना डेस्परेटली क्रॉस करके इस ओर आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे ये सुनकर जिन फैमिली के एंसेस्टर यानी कि वो जो लेडी एंसेस्टर थी वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इससे तो इतना साबित होता है कि ये लोग कॉन्फिडेंट है कि इस बार ये लोग हर हाल में इसे तोड़कर यहाँ इस बार आ सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें हर हाल में यहाँ से रिट्रीट करना होगा। लेकिन अगर सच में ये सब कुछ उसी के वजह से हो रहा है, जो कि मैं समझ पा रही हूँ, तो फिर तो हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। ये सब कुछ अगर हो रहा है तो सिर्फ उसी रूट एंड वुडन चेस्ट बॉक्स की वजह से हो रहा है, जो कि हुआंग अपने साथ ले आया। अब तभी वो यहाँ पर पास मौजूद लेडी से कहती है कि जाओ और जाके उसे अभी के भी हमारे सामने ले आओ। ये सब कुछ उसी की वजह से शुरू हुआ है तो उसे ही खत्म करना होगा। और अगर हमारे पास मौका है कि उसके जरिए से यहाँ पे शांति हो सके तो इस मौके को हम कैसे जाने दे सकते। अगर उसकी वजह से शांति हो रहा है तो फिर होने दो। अब यहाँ पे ये लेडी जिसका नाम जिन ताइजुन है वो यहाँ पर अपना फरमान जारी कर देती है और यहाँ पास मौजूद लेडी कहने लगती है कि जिन ताइजुन ने अपना ऑर्डर सुना दिया है। और फिर वो हुआंग का नाम चिल्लाते हुए लेती है और कहती है कि अभी के भी यहाँ पे हाजिर हो। यहाँ पे हम देखते हैं इंपीरियल पास के पास मौजूद सारे के सारे लोग उसके ऑर्डर को सुन पाते हैं। तभी यहाँ पे शीहा जैसे ही कुछ करने वाला था, तभी यहाँ पे फैट गाय उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, समझे? और सोचना भी मत कि मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने दूंगा, क्योंकि ये जो बुढ़िया है ना, ये एक नंबर की खूसट है, एक नंबर की खूसट बुढ़िया, जो कि किसी एंगल से सही पर्सन नहीं है। अब यहाँ पे उसके सारे दोस्तों की उसकी फिक्र हो रही थी, इवन कि वो फॉक्स लेडी भी उसकी तरफ देखती है। अभी यहाँ पे शीहा कहने लगता है कि अरे तुम लोग फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और रही बात इस ऑर्डर की, तो मुझे तो फॉलो करना होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एक सुप्रीम बीइंग मुझसे मिलना चाहती है तो भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ। और इससे भी ज्यादा ये असल में मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। देखना चाहता हूँ मैं कि आखिर इनके दिमाग में अब क्या खिचड़ी पक रही है। ये कहते हुए शीहा तो यहाँ से चला जाता है तो उसके पीछे पीछे जो रैबिट गर्ल थी वो भी जाने लगती है। अब तभी यहाँ पे फैट गाय कहने लगता है कि तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकते, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कहते हुए वो उन दोनों को फॉलो करने लगता है। अब तभी फॉक्स गर्ल समेत तो बाकी सारे जो लोग थे ना, वो भी एक एक करके यहाँ से शीहा को फॉलो करते हुए निकल पड़ते हैं। अब तभी यहाँ जैसे टॉप के ऊपर ये चारों पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहले शीहा और रैबिट गर्ल जो की आगे मौजूद थी, यहाँ का नजारा देख के हैरान थे। सबसे ज्यादा तो रैबिट गर्ल, क्योंकि यहाँ लाखों बीस्ट की पूरी आर्मी एक साथ बस इस बैरियर के टूटने के इंतजार में मौजूद है। और बस जिस पल ये बैरियर टूटेगा ये लोग यहाँ पे कोहराम मचा देंगे। अब यहाँ जहाँ तक नजर जा रही थी ना, वहाँ तक ये पूरी की पूरी आर्मी नजर आ रही थी। साथ ही यहाँ पे इन्हें लीड कर रहे जिनके कमांडर्स थे ना, वो भी मौजूद थे और ये सभी लोग इस वक्त बस ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे हुआंग कहने लगता है कि देख के लग रहा है कि ये लोग पूरी तैयारी करके आए हैं। फैट गाय भी कहने लगता है कि हाँ, और एक बार अगर ये बैरियर टूट गया ना, तो ये लोग डेस्परेटली हमें मारने के लिए ना हम पर किसी
किसी भूखे शेरों की तरह टूट पड़ेंगे। मेरा तो यार ठीक है, मैं खुद को बचा लूंगा, लेकिन बाकी लोग। तभी यूलिन कहने लगता है कि हुआंग ने बाकी मेन के नाक में दम करके रखा है, वरना कभी भी एक सुप्रीम बीइंग ऐसे फुल फोर्स के साथ हमारे रियलम पे अटैक क्यों करता। और आज देखो एक बड़े क्लैन का सुप्रीम बीइंग भी यहाँ पे खुद चल के आया है तुम्हें हंट करने के लिए। वाकई में हमें तो तुम पे प्राउड होना चाहिए। अब चीपू को भी हम देख पाते हैं जो कि यहाँ पर बड़े मस्त अपने थ्रोन के ऊपर बैठ कर ना ये सारा नजारा देख रहा था। उसे बड़ी खुशी लग रही थी और उसे लग रहा था कि सब के सब चुपचाप उसकी कही बात मान लेंगे। और वो यहाँ पर खुशी के मारे हंसने लगता है और कहता है कि चुपचाप अब उस लड़के को हमारे हवाले कर दो। और हाँ, वो जो रूट एंड वुडन चेस्ट बॉक्स है जिसके चलते ये सब कुछ शुरू हुआ, उसे भी हमारे हवाले कर दो, वरना मेरी पूरी की पूरी फौज तुम्हारे सिटी के साथ तुम्हें वाइप आउट कर देगी। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि सभी लोग जब ये बात सुनते हैं ना तो इनकी जो रूह है और ज्यादा कांप उठती है, क्योंकि सामने इतनी बड़ी फौज थी, बस इसके हुक्म की देर थी और बस सभी लोग यहाँ पे टूट पड़ते इस बैरियर को तोड़ने के लिए। तभी यहाँ इंपीरियल पास के कैल्डर कहने लगते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि हुआंग यहाँ इंपीरियल पास का एक सिटीजन है। उसने तो हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, इवन की हाईएस्ट मेरिट स्कोर भी उसके नाम है। हम कभी भी उसे तुम्हारे हवाले नहीं करने वाले। अब यहाँ पर सारे लोग उसी का साथ देने लगते हैं, लेकिन गाइस हर कोई यहाँ पे हुआंग का साथ देने के लिए नहीं बैठा था। तभी यहाँ इन सब की बात सुन के ना जो एक बंदा था वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर क्लैन को ऐसे डिसरिस्पेक्ट करने की? तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? तुम्हें तो तुम्हारे क्लैन के साथ वाइप आउट भी किया जा सकता है और तुम यहाँ पर इतना उछल रहे हो। अगर हमारे जेल में होते ना तो तुम्हारी नस्ल तक बर्बाद कर देते। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर जो बाकी के लोग थे वो कहने लगते हैं कि अच्छा तो ये वही सो कॉल्ड एम्परर क्लैन के लोग हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं होता था कि हुआंग ने शायद में ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन अब लगता है कि अगर ये सो कॉल्ड अनडिफिटेड एम्परर क्लैन का बंदा यहाँ पे आ सकता है ना हुआंग को हंट करने के लिए, तो वाकई में काम तो इसने बहुत बड़ा किया है। अब तभी वो जनरल अपनी पावर्स को गैदर करते हुए कहता है कि जल्द से जल्द फैसला करो, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन नहीं है कि हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। या तो उसे हमारे हवाले करो या फिर मौत को गले लगा लो। या फिर वापस से वो सारे एल्डर्स कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जो मन करेगा तुम हमसे कहोगे और हम कर लेंगे। हम कभी भी अपने कॉमरेड्स को ऐसे किसी के हवाले नहीं सौंपने वाले। तुम्हारे अंदर अगर दम है तो तुम सिटी पर हमला करके तो दिखाओ। आंख उठा के भी अगर तुमने देखा तो तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तभी यहाँ पे दूसरा जो एल्डर है वो भी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल इसने सही कहा, हम कभी भी अपने साथी को ऐसे किसी के हवाले नहीं कर सकते। और ये जो तुम ह्यूमिलिएट कर रहे हो ना उसे और पूरे के पूरे 9 हेवन एंड 10 अर्थ रियलम को हम कभी भी सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सभी लोग एक सुर में कहते हैं कि नहीं, हम हुआंग को इनके हवाले नहीं करेंगे। तभी यहाँ पे ये सुनकर जो चीपू है ना वो यहाँ पे अपने पूरी की पूरी फौज को ऑर्डर देता है और अब ये लोग एंशिएंट लैंग्वेज में काफी सारे जो स्पेल्स है ना उन्हें एक साथ कास्ट करते हैं, जिसके चलते ये जो फॉर्मेशन था ये और ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है। जिसके बाद इनके सामने एक जायंट सा बीस्ट मौजूद था जो कि यहाँ पर उस फॉर्मेशन से निकल रही ऑरा को अब्सॉर्ब करके एक तेजी से साउंड वेव अटैक सीधा उस बैरियर की ओर कर देता है, जिसके चलते वो बैरियर बहुत बुरी तरीके से शेक कर जाता है, इतना ज्यादा कि इसमें क्रैक पड़ने लगते हैं। अब तभी यहाँ पे वो बंदा आगे कहता है कि हमने तुम्हें मौका दिया था अपनी जान बचाने का, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया, तो अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। पर चलो तुम्हारी हरकत देखकर मैं तुम पे तरस खाता हूँ और मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, बताओ अब तुम्हारा क्या ख्याल है? अब यहाँ पे फैट गाय चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें वॉर करनी है तो फिर करो ना, ये बार बार हुआंग को और उस चेस्ट बॉक्स को हैंड ओवर करने की बात क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि हम ऐसा कभी नहीं करने वाले, ये नामुमकिन है। तभी यहाँ पे मैट्रिया जिनकी जो असिस्टेंट है वो कहने लगती है कि बकवास बंद करो, तुम्हारे जैसे जूनियर की यहाँ कोई जगह नहीं है कि वो यहाँ पर सीनियर्स के रहते बात करे। जिसमें वो कहने लगता है कि भला मैं क्यों ना करूँ, हुआंग ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और अगर वॉर होती है तो सबसे पहले मैं चार्ज करूंगा बैटलफील्ड की तरफ। तभी यहाँ पे उसकी बात सुनकर ज़ीशुन जो कि एक सुप्रीम बीइंग है और ये फॉरेन रियलम के पावर हाउसेस में से एक है, वो कहने लगती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वो चेस्ट बॉक्स हमारे हवाले करो या ना करो, क्योंकि वो अगर तुम्हारे पास है फिर भी तुम लोग कभी भी इसके सीक्रेट्स का पता नहीं लगा सकते, और चाहे लाख कोशिश कर लो आने वाले हजारों सालों तक भी तुम इसका कभी भी पता नहीं लगा सकते। अब तभी ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसती है और बताती है कि चिंता मत करो, तुम सबको मार के ना उसे तो एट द एंड हम हासिल कर ही लेंगे, तो उसकी फिक्र तो मुझे नहीं है। लेकिन रही बात हुआंग की, तो इसे तो हम सीरियसली लेते भी नहीं है। हंजी दिख रहा है पूरी की पूरी फौज उतारती और कहती सीरियसली नहीं लेते। तभी वो बताती है कि वो तो हम यहाँ पे इसे मारने इसलिए आए हैं क्योंकि इस बार इसने सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। जब तक इसे मारेंगे नहीं ना तब तक सुकून नहीं आएगा, पर मुझे ना इसे तड़पाने में मजा आएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे हम जिंदा रखें। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसती है। तभी इंपीरियल पास का दूसरा जनरल कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो लड़के दिखाओ ना, ये बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे चीपू हंसता है और वो अपने हाथ के इशारे से ही इमॉर्टल किंग के प्रेशर का यूज करता है, जिसके चलते ये जो फॉर्मेशन था एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है जो कि उस बैरियर के ऊपर पड़ के उसके ऊपर ना प्रेशर डाल रहा था। अब यहाँ जितने भी लोग थे ना उन सब के ऊपर इतना तगड़ा वाला
प्रेशर पड़ता है। यहाँ पर इनकी हड्डियों के चटकने तक की आवाज आती है। सभी लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे थे और तभी यहाँ पे वो जो चीपू था यानी कि इमॉर्टल बीइंग वो कहने लगता है कि मेरा ये जो हाथ देख रहे हो ना, आज तक इसने न जाने कितने बीइंग्स की जान ली है और अब इन्हीं लोगों में तुम्हारा रियलम भी शामिल होने वाला है। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो, क्योंकि वैसे भी मेरा कोई इरादा है नहीं है 9 हेवन एंड 10 अर्थ को ऐसे पूरी तरीके से मिटाने का, बस हमें जो चाहिए चुपचाप हमें दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे और वादा है कि हम यहाँ पे पलट के देखेंगे तक नहीं। अब ये कहते हुए वो अपना हाथ पूरी तरीके से डिसअपीयर कर देता है और कहता है कि ये मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ ताकि तुम लोग इस मैटर को ना शांति से सॉल्व कर पाओ। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर जिन फैमिली की जो एंशिएंट एंसेस्टर है वो आगे आती है और कहने लगती है कि क्या पीसफुली, अब तुम मुझे बताओ कि आखिर ये पीसफुली कैसे एंड हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पे जो ली शेंग है जो कि एक सुप्रीम बीइंग में से भी एक है और साथ ही यहाँ का जनरल भी है, वो कहने लगता है कि बहुत ही आसान है, तुम्हें बस हुआंग और वो जो रूट एंड वुडिंग चेस्ट बॉक्स है इसे हमारे हवाले करना है और अगले 10,000 सालों तक हमारा रियलम और तुम्हारा रियलम आपस में नहीं भिड़ेगा, दोनों के बीच शांति समझौता होगा, जिसके बाद दोनों रियलम में शांति बनी रहेगी और यहाँ तक कि हमारे जो इमॉर्टल किंग है ना वो तुम लोगों को राजी करने के लिए ब्लड ओथ भी ले सकते हैं। तब तुम लोग बताओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंशिएंट एंसेस्टर है ना वो मन में सोचने लगती है कि एक इमॉर्टल किंग का जो ट्रू ब्लड है ना वो असल में कर्मा ऑफ हेवन को टच करता है और अगर एक ब्लड ओथ लिया जाता है तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, जिसका मतलब ये लोग मुकर नहीं सकते। अब यहाँ पे सभी की निगाहें शी हाओ यानी कि हुआंग पे सेट हो जाती है और वो कहने लगता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, मेरे साथ क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन हर हाल में ये रूट एंड वुडन चेस्ट बॉक्स इसे हमें प्रोटेक्ट करना होगा, इसे इनके हवाले नहीं कर सकते। और इस चेस्ट बॉक्स की इंपॉर्टेंस का पता इसी से लगा लो कि इसके बदले में ये लोग 10,000 साल के लिए शांति समझौता करने के लिए तैयार हैं। जिस पर जो एंशिएंट एंसेस्टर है वो कहने लगती है कि हाँ बात तो सही है और फिर वो बताती है कि हम इसे तुम्हारे हवाले नहीं सौंप सकते, तो बताओ क्या तुम्हारे टर्म्स चेंज हो सकते हैं। अब रैबिट गर्ल ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये बोल क्या रही है, मतलब हम उस चेस्ट बॉक्स को हैंड ओवर नहीं कर सकते लेकिन हुआंग को कर सकते हैं। अब तभी यहाँ पे दूसरी एल्डर कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे जैसे जूनियर्स ना यहाँ पर बोलने का कोई हक नहीं रखते। अब यहाँ पे ये जूनियर थी इसलिए चुप हो जाती है, लेकिन जो दूसरे एल्डर्स थे वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि मैट्रिया जिन एक बात बताइए, आखिर आप कर क्या रही हैं, क्या आप फॉरेन रियलम को खुश करने में लगी हैं? हुआंग इंपीरियल पास का ही एक सिटीजन है तो आखिर हम उसको उनके हवाले कैसे सौंप सकते हैं? उसने तो इस बैटल में भी ग्रेट मेरिट स्कोर को भी हासिल किया है, तो इतने बड़े और महान हीरो को हम इनके हवाले कैसे कर सकते हैं? फिर सबके मोरल कैसे होंगे? क्या कोई भी आगे चलकर फिर फॉरेन रियलम के अगेंस्ट फाइट करना चाहेगा? उन्हें पता है कि अगर ज्यादा कुछ करोगे, लोगों की नजरों में आओगे तो एक दिन हमारे अपने लोग ही दुश्मन के हवाले तुम्हें सौंप देंगे, वो भी निहत्ता। अब तभी यहाँ पर बाकी सारे लोग भी साथ देने लगते हैं और ये जो सारे के सारे जनरल्स थे ये कहने लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, अगर हमने एक बार इनकी बात मानी तो हमें बार बार इनकी बात माननी पड़ेगी। और ये मत भूलिए कि अगर आज हमारे पास ये रूट एंड वुडन चेस्ट बॉक्स है ये हमें उसी की वजह से मिला है। हुआंग ने अपनी पूरी जी जान लगा दी इसे हासिल करने में और आज हम उसी की जान का सौदा कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि अगर एक बार उनके हवाले से सौंप दिया गया तो फिर ये कभी भी हमारे पास लौट के नहीं आएगा। अब तभी यहाँ पे जो सेकंड एल्डर थे वो कहने लगते हैं कि फेलो दाओइस्ट, अब इससे पहले कि वो कुछ कह पाते ना तभी यहाँ पे जो मैट्रियार्क जिन थी यानी कि एंशिएंट एंसेस्टर वो कहती है कि मैं समझ गई, आखिर तुम लोग क्या कहना चाहते हो। अब तभी वो सबकी तरफ टर्न होती है और कहने लगती है कि क्या तुम लोगों को याद है कि कुछ ऐसे ग्रुप के भी लोग हैं जो कि हमारे आसपास ही मौजूद है लेकिन हमसे छिपे हुए हैं, जिन्होंने की फॉरेन रियलम की पूरी आर्मी को खदेड़ दिया था, इतना ज्यादा उन्हें मजबूर कर दिया था कि ये लोग उल्टे पैर 9 हेवन एंड 10 अर्थ को छोड़ के यहाँ से भाग गए। क्या तुम्हें याद है? अब ये सुनकर ना सभी लोग थोड़ा सोच में डूब जाते हैं लेकिन सेकंड एल्डर इमीडिएटली समझ आते हैं कि ये किन की बात कर रहे हैं। तभी वो यहाँ पे गार्डियन क्लैन के जो बचे हुए डिसेंडेंट्स है ना उनमें से एक की तरफ देखने लगता है। हाँ जी, वो यहाँ पे किंग लॉन्ग को देखते साथ ही ना उसके पीछे उस जायंट से गार्डियन क्लैन का फैंटम बनता हुआ वो देख पाता है, जिसके बाद एंशिएंट एंसेस्टर कहती है कि हाँ तुम सही समझे, मैंने उस ग्रुप के एक बहुत ही काबिल डिसेंडेंट को ढूंढ ही लिया है और उसके जरिए से मैंने एक रास्ता निकाल लिया कि जिसके जरिए से मैं बाकी सारे लोगों से कांटेक्ट कर पाऊँ, लेकिन उनका जो डिवाइन पैलेस है ना वो इस रियलम में तो नहीं है, जिसका मतलब ये जो सफर है उनसे कांटेक्ट करने का ये बहुत लंबा होने वाला है। लेकिन जब तक हमारे पास इनफ टाइम है तो मुझे पूरा यकीन है एक पावरफुल रीइंफोर्समेंट हमारे इंतजार में बैठी हुई है, हमें बस तब तक के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर हम लोग इस सिचुएशन से सर्वाइव कर जाते हैं तो आने वाली जो सिचुएशन होगी, आने वाली जो वक्त होगी ना वो हमारे हक में होगी। यहाँ पे बेसिकली वो इमॉर्टल डोमेन के जो पावर हाउसेस है उनके बारे में ही बात कर रही थी और हमें इनकी हल्की हल्की झलक भी दिखाई जाती है कि ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक है और उन्हीं के पावर का जिक्र करते हुए वो बताने लगती है कि एक बार इन्होंने हमारी मदद कर दी ना तो फिर हम इन लोगों को वापस से खदेड़ देंगे यहाँ से, जिसके बाद हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो चैप्टर हेवन एंड अर्थ ने हमारी जिंदगी में लिखा है हम इसे अपने मुताबिक बदल सकते हैं, जिसके बाद हम अपनी जिंदगी का और अपने रियलम का एक नया चैप्टर लिखेंगे और उसके लिए हमें वक्त चाहिए होगा। और जब तक फॉरेन रियलम हम पे हमला नहीं करती है तब तक हमारे पास चांसेस है जीतने के। अब यहाँ पे ये सुनकर ना सभी लोग जो थे उनमें से कुछ लोगों का मिजाज बदल जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि आधे से ज्यादा लोग ना अब यहाँ पे सोचने लगते हैं कि हाँ अगर बस आज हमने यहाँ पे थोड़ी सी कीमत चुका दी तो शायद आगे चलकर हम पूरी की पूरी तकदीर को ही बदल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो ये हमारे रियलम के लिए अच्छी बात है। वैसे भी
हुआंग तो रियलम को ही बचाना चाहता ना, तो फिर वो रियलम के लिए खुद को तो कुर्बान कर ही सकता है। अब यहाँ पे शी हाउ से बिना राय लिए यहाँ पे जो एंशिएंट एंसेस्टर है वो कहने लगती है कि अगर हमने हुआंग को इनके हवाले सौंप दिया तो हमें बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा और यही हमारे रियलम के लिए बेहतर है। यहाँ पे शी हाउ गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तभी एंशिएंट एंसेस्टर कहती है कि अब मेरा फैसला सुनो, हम वो जो चेस्ट बॉक्स है तुम्हारे हवाले नहीं सौंप सकते। अब यहाँ पे वो जो फीमेल सुप्रीम बीइंग थी ना फॉरेन रियलम की, वो जोर जोर से हंसती है और कहती है कि उम्र हो गई है, लेकिन ये घुमा के बात करने वाली आदत ना अब तुम्हें शोभा नहीं देती, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। चुपचाप बोलो ना कि तुम लोग हुआंग को हवाले करने के लिए तैयार हो, लेकिन वो चेस्ट बॉक्स नहीं। हाँ, कितने दोगले हो तुम लोग यार, तुम लोगों के लिए उसने क्या कुछ नहीं की, अपनी जान की फांसी तक लगा ली और यहाँ बदले में उसे क्या मिल रहा है। हाँ, अफसोस होता है हुआंग, काश तुम हमारे रियलम से फाइट करते, फिर देखते तुम। अब यहाँ पे ये सुनकर जो जनरल था वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी यहाँ पे जो एंशिएंट एंसेस्टर है वो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुमने दोबारा बीच में बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। अब यहाँ पे वो जनरल चुप हो जाता है और वो कहती है कि भूलो मत, इस वक्त हम लोग एक बहुत बड़े प्लान की तैयारी कर रहे हैं और तुम अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी इम्पेशेंट हुए ना तो हमारे उस ग्रेट प्लान को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दोगे। और भूलो मत, मैं यहाँ पर अपने लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बस हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है। तो बेहतर होगा कि अपनी जुबान अपने काबू में रखो। और वैसे भी अगर आज हम छोटी कुर्बानी देते हैं तो भविष्य में हम बहुत बड़ी चीज को हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसकी बकवास सुनकर किंग ये कहने लगती है कि सीनियर ये गलत है, आप सरासर गलत कर रही है। यहाँ पे किंग ये तो तमीज से बात करती है, लेकिन रैबिट गर्ल उसकी सटक जाती है यार, आफ्टर ऑल वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। और वो कहने लगती है कि बुढ़िया तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम सिर्फ यहाँ पे हुआंग को उनके हवाले सौंपना चाहती हो। अगर तुम्हें इतनी ही पड़ी है इस रियलम की तो तुम्हारा जो डिसेंडेंट है जिन जैन उसे इनके हवाले क्यों नहीं करती हो। ढोंगी बुढ़िया, शर्म आनी चाहिए। अब तभी वो यहाँ पे महान बनते हुए जिन जैन को आगे बुलाती है और कहती है कि एक बात बताओ, अगर फॉरेन रियलम तुम्हें डिमांड करता और इंपीरियल पास और पूरे के पूरे 9 हेवन एंड 10 अर्थ के फ्यूचर के लिए, क्या तुम सब कुछ जानते हुए भी क्या खुद को सैक्रिफाइस कर देते अपनी इस मातृभूमि के लिए। जो सुन के फैलका कहता है कि क्या बकवास है। हाँ, क्या बकवास, तुम्हें अगर इसे भेजना होता ना तो तुम हुआंग के साथ ही इसे भेज देती। और हुआंग और जिनसेंग इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के दोनों को एक दूसरे से तुलना किया जा रहा है। वाह। अब यहाँ पे इससे पहले कि जिनसेंग कोई जवाब दे पाता तभी यहाँ पे जो फैट गाय है ना उसके ऊपर हेवीली प्रेशर वो डालने लगती है, क्योंकि यहाँ पर इसने सही बात बोली तो इस बुढ़िया को ना मिर्ची लग गई थी। हाँ, अब से मैं भी इसे बुढ़िया कहूंगी, ये लायक नहीं है रिस्पेक्ट देने के एंशिएंट एंसेस्टर। अब तभी यहाँ पे इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर जैसे ही पड़ता है ना तो सेकंड एल्डर इमीडिएटली अपनी पावर की मदद से उसके ऊपर से प्रेशर हटा देते हैं और कहने लगते हैं कि भूलो मत कि ये दाओइस्ट शुआन गुई का डिसाइपल है और काफी चहीता डिसाइपल है, तो जो कर रही है थोड़ा सोच समझ के करो। फेलो दाओइस्ट, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हुआंग अभी अभी वापस लौटा है, इसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरिट स्कोर्स भी हासिल किए हैं। अगर हम उसे ऐसे ट्रीट करेंगे तो जरा सोच के देखो बाकी लोग क्या सोचेंगे। तुम यहाँ पे थोड़े वक्त की जो सेफ्टी है उसको मेजर कर रही हो, लेकिन फ्यूचर में क्या कोई लड़ना चाहेगा, तुम समझ नहीं पा रही हो। लेकिन इसका जो परिणाम होगा ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ पे ये सुनकर ना ये लेडी यानी कि ये बुढ़िया एक नंबर की जो अकड़ में चूर थी वो कहती है कि हुआंग को उनके हवाले करना है या नहीं, इसके बारे में सोचने से अच्छा हमें ये सोचना चाहिए कि फॉरेन रियलम सबसे ज्यादा इससे इतनी नफरत क्यों करता है, और अगर करता भी है तो फिर ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा रीजन हुआ ना, क्योंकि उसकी नफरत उस वुडन चेस्ट जितनी इंपॉर्टेंट है और अगर उसे हम दे देते हैं तो हमें थोड़ा वक्त मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे ये सारी बात ना जो सुप्रीम बीइंग है फॉरेन रियलम का वो सुन रहा था और वो कहता है कि हाँ ये बात तो सही है कि हुआंग तुम लोगों को थोड़ा वक्त दे सकता है। जिस पर अब ये लोग कहने लगते कि अगर हमने इसे तुम्हारे हवाले सौंप दिया तो हमें कितने साल मिलेंगे। जिस पे पूरा का पूरा फॉरेन रियलम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और तभी चीपू यानी कि वो जो सुप्रीम बीइंग वो यहाँ पे स्माइल करते हुए कहने लगता है कि बस 10 साल। जिस पे ये बुढ़िया कहने लगती है कि नहीं मुझे 500 साल चाहिए। अब ये सुनकर फॉरेन रियलम उसका मजाक उड़ाता है और कहने लगता है कि हाँ हाँ सपने देखती रहो, इस जैसे ट्रैश के लिए इतने साल कभी नहीं। यहाँ पे सारे लोग तो शोर मचा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम बीइंग जो चीपू है वो कहने लगता है ठीक है मुझे मंजूर है। यहाँ पे शी हाउ को ना बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो तो यहाँ पे अपने 9 हेवन एंड 10 अर्थ को बचाना चाहता है, तो आखिर कब से वो एक बार्गेनिंग चिप बन के रह गया। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो फीमेल सुप्रीम बीइंग थी ना वो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि शायद एम्परर क्लैन लॉर्ड वाकई में इस लड़के को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। जिस पर दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ हो भी सकता है, वैसे भी अगर इसके बैटल स्कोर को देखा जाए ना तो ये अकेले अपने आप में ही एक 1 मैन आर्मी है और कैसे इसने बैटल फील्ड में बिल्कुल तबाही मचा के रख दी थी, हजारों लोगों को तो इसने अकेले ही निपटा दिया था। जिसके बाद वो बंदा आगे कहता है कि हालांकि वो एक दुश्मन है लेकिन सच में कमाल का दुश्मन है और मेरे ख्याल से 500 साल इसके लिए ठीक है। अब यहाँ पे वो शी हाउ के सामने ही अब यहाँ पे वो सबके सामने शी हाउ की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे जो रियलम का जो दाव लॉज है ना ये बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन अगर तुम हमारे रियलम में एंटर हो जाते हो तो हमारे जो किंग है ना वो सच में तुम्हें काफी ज्यादा फेवर भी करेंगे और तुम्हारी जो एबिलिटी है उसके दम पर तुम कई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। यहाँ तक कि तुम अपना खुद का एक सेक्ट भी बना सकते हो और यहाँ तक कि रॉयल क्लैंस को भी अपने दम पे तुम सरपास कर सकते हो। सच में तुम्हारे लिए फ्यूचर की कोई कमी नहीं है। सोच लो जरा, इटर्नल दावपैद तुम्हारे इंतजार में है। तो बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सच में ये मौका अगर तुम आज गवा देते हो ना तो बहुत ज्यादा पछताओगे। अब हम पीशू क्लैन कमांडर को देख पाते हैं
हैं जो कि सेल्फ रिलीज रियलम पे है। और यहाँ पे जब वो ये सारी बातें सुनते हैं ना तो वो भी हैरान रह जाते हैं, कहने लगते हैं कि फॉरेन रियलम उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू रखता है, इतना बड़ा रुतबा उसे तक देने के लिए तैयार है, और एक हम उसे यहाँ पे एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। और मुझे पूरा यकीन है अगर ये ऑफर किसी और को मिलता तो वो 1 सेकंड में ही इसे अपना लेता। भला कौन वो पागल होगा जो कि इतने बेहतरीन ऑफर को ऐसे ही ठुकरा देगा, कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। अब तभी दूसरा जनरल भी कहने लगता है कि हाँ, हम उसे दुश्मनों के हवाले सौंप रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा इज्जत शायद ही कोई किसी अपने दुश्मन को देता होगा। ऐसी तो सिर्फ गू ट्राइब और जो फॉलन ब्लड फीनिक्स ट्राइब है, इन लोगों को ही इतना ज्यादा सम्मान आज तक इतिहास में मिला है, और जो कि हम होने नहीं दे सकते। अगर ये हमारे खिलाफ हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरे एल्डर्स थे वो कहने लगते हैं कि फ्यूचर में अगर हमें हमारे रियलम को बचाना है तो आज इसकी कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम लोगों को अपने डिसेंडेंट्स की फ्यूचर की परवाह नहीं? क्या तुम्हारी अपनी फैमिली नहीं है? क्या तुम 500 सालों तक अपनी फैमिली को सिक्योर नहीं करना चाहते? अब यहाँ पे हम देख पाते कि यूलिन समेत और बाकी सभी लोग, बाकी जो एल्डर्स थे, इनके साथ एक साइड हो गए थे, और बाकी सारे जो लोग थे जो कि अपने ही बारे में सोच रहे थे, ये लोग दूसरी साइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो शियाओ के फेवर में था वो वाला ग्रुप कहने लगता है कि तुम लोग शायद भूल रहे हो कि ये शांति हमेशा के लिए नहीं है, 500 साल बाद ये लोग वापस जरूर आएंगे। और आज तुम लोगों को ये नजर आ रहा है कि हुआंग के पास बेहतरीन मौका है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आज उसे हमारे अगेंस्ट जाने पे मजबूर कौन कर रहा है? अपने ही कॉमरेड को किसी दुश्मन के हाथों ऐसे सौंप देना, ये कहाँ का इंसाफ है? हम तुम्हें अब और तुम लोगों की मनमानी करने नहीं देंगे। तुम होते कौन हो? अपने मन से फैसला करने वाले, हुआंग को उनकी तरफ सौंपने वाले। हाँ, तुम होते कौन हो? अब तभी किंग ये शिहाओ से कहने लगती है कि हुआंग, तुम्हें कुछ भी ऐसा वैसा करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया बहुत किया है, और अब इनके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, यहाँ पर सिर्फ तुम फैसला लोगे। अब यहाँ पे जो बाकी सारे लोग हैं वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने आज तक बैटल लड़ा है, क्या वो लोग अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि हुआंग को उनके हवाले हम सैक्रिफाइस करने के लिए छोड़ दें? इस बैटल फील्ड में सबसे ज्यादा मेरिट पॉइंट को हासिल करने के बाद भी क्या हुआंग ये डिजर्व करता है कि हम उसे ऐसे ही इनके हवाले कर दें? अब यहाँ ये सभी लोग सवाल कर रहे थे, लेकिन शिहाओ चुप रहता है। तभी यहाँ उसकी नजर जाती है उसी बुढ़िया की तरफ, यानी कि वही एंशिएंट एंसेस्टर जिन फैमिली की, और वो यहाँ पे कहने लगती है कि लड़के, तुम तब से चुप हो, तुमने तो तब से एक लफ्ज भी नहीं बोला। अब मैं यहाँ पर तुम्हारा ओपिनियन सुनना चाहती हूँ। ये सुन के शिहाओ कहने लगता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं एक लाइफ एंड डेथ बैटल को लड़ने के बाद, फॉरेन रियलम के काफी सारे लोगों के छक्के छुड़ाने के बाद, जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा इंपीरियल पास में, तो मेरे अपने ही मुझे इनके हवाले सौंप देंगे और मुझे इनका सामना करना होगा। मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ इस इंपीरियल पास के पास एक बार्गेनिंग चिप बन के रह जाऊंगा, और अगर मैं इंपीरियल पास को छोड़ देता हूँ तो शायद सामने वाली पार्टी मुझे एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह ट्रीट करे। अब ये सुनकर सभी की ना ऐसे सांसें रुक सी जाती हैं। शिहाओ आसमान की तरफ देखकर कहने लगता है कि सच में जो आउटकम निकल के आया है ना, ये वो नहीं है जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब तभी यहाँ पे वो एंशिएंट एंसेस्टर कहती है कि जो डेसोलेट बॉर्डर पर जो बैटल हुआ है वो सच में बहुत ही ज्यादा क्रूअल और मर्सीलेस था। काउंटलेस एंसेस्टर और बहुत से लोग ऐसे मारे गए जिन्हें की शायद हम दोबारा देख भी नहीं सकते, लेकिन अगर हम शांति चाहते हैं तो किसी को तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। इसलिए मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि फ्यूचर जनरेशन हमेशा तुम्हें याद रखेगी। अब ये सुनकर शिहाओ कहने लगता है कि मैं जो चाहता हूँ ये वो नहीं है। असल में मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मैट्रियार्क जिन ने अभी कहा, क्या वो सच है? क्या वो पॉसिबल है? अगर सच में अगर हमें थोड़ा वक्त मिल जाता है तो क्या वाकई में रीइंफोर्समेंट यहाँ आएगी? और अगर आ भी जाती है तो क्या हम उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं? अगर हाँ, और जो हम सोच रहे हैं हमारा जो नतीजा है बिल्कुल वैसा ही निकलेगा, तो फिर मुझे इस चीज से कोई मसला नहीं। मैं अकेले इस जगह को छोड़ दूंगा और फॉरेन रियलम में मारा जाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि ये डील इतनी भी बुरी है। यहाँ पे ये सुनना ही था कि फैट गाय कहने लगता है कि मेरे भाई आखिर तो भूल क्या रहा है? जिस पर शिहा उसकी तरफ मुड़ता है, कहने लगता है कि मुझे अगर किसी चीज से डर लगता है तो वो ये कि मैं बिना वजह मारा जाऊं। तो बताओ क्या इस बात का जवाब है तुम लोगों के पास? अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पे एंशिएंट एंसेस्टर थी और जो फेलो एंसेस्टर हैं वो कहने लगती है कि हुआंग क्या हुआ? क्या तुम हम पे शक कर रहे हो? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? जिस पर शिहा कहने लगता है कि जब हम सभी लोग खूनी जंग लड़ रहे थे डेसोलेट बॉर्डर में, तब तुम्हारी जिन क्लैन इंपीरियल पास के अंदर बैठकर मजे ले रही थी। वो लोग बहुत ही कंफर्ट में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि यहाँ हम लोगों को तो पल भर का भी सुकून नहीं मिला। हम वहाँ पे अपना खून बहा रहे थे। तो ये तो बिल्कुल भी मत समझना कि मुझे मरने से डर लगता है, इसीलिए मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ। क्योंकि अगर मुझे मरने से डर लगता तो मैं कभी भी अपनी जान की बाजी लगाकर उस वुडन चेस्ट को अपने साथ ना लाता। अब यहाँ पे ये सुनकर सेकंड एल्डर को थोड़ी ना ऐसे जोश सी आ जाती है, और यहाँ पे जो एंशिएंट एंसेस्टर की जो सर्वेंट थी जो कि एल्डर्स में से एक है, उसको ना वो एक लगाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम किसके लिए काम करती हो और किसके अंडर में काम करती हो और कहाँ से बिलोंग करती हो। अगर तुमने दोबारा ऐसी बकवास की और हुआंग से ऐसा सवाल किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी यहाँ पे जो एंशिएंट एंसेस्टर थी वो कहने लगती है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पे जा रहे हो ना, तुम यहाँ इस पास को छोड़ रहे हो। शिहाओ कहता है कि अगर मेरे यहाँ से चले जाने से जो आउटकम है वो बदल सकता है, हमारा रियलम बच सकता है, तो मुझे इसमें कोई भी एतराज नहीं है। लेकिन अगर 500 साल बाद कोई भी यहाँ हमें बचाने के लिए नहीं आया, हमारी हेल्प के लिए नहीं आया, तो बताओ तब क्या होगा। अब यहाँ पे शिहाओ की ये सारी बातें सुनकर जो एंशिएंट एंसेस्टर है वो कहने लगती है कि चिंता मत करो, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकते हो। आज जो तुम करने जा रहे हो ना, इसे हम ऐसे जाया होने नहीं देंगे। हमने सब कुछ संभाल लिया
है, बस हमें थोड़ा वक्त चाहिए और ये वक्त तुम्हें सेक्रीफाइस करने से मिलेगा। जब सही वक्त आएगा तो हमारी साइड के भी जो पावरफुल बीइंग्स हैं वो भी यहाँ पे अपेयर होंगे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट करेंगे। जिस पर शी हाओ कहता है ठीक है फिर अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब यहाँ पे शी हाओ खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था, जो सुन के उसका भाई और उसके जो सारे दोस्त है ना सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं और मन ही मन कहने लगते हैं कि आखिर इससे हो क्या गया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसे पता है कि ये लोग इस लायक ही नहीं। यहाँ पे तभी फैट गाय उसे पकड़ता और कहने लगता है कि तुम मेरे भाई जैसे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम नहीं जा सकते, प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ, ऐसा मत करो। तभी एंड किंग कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम जानते हो कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं, फिर भी तुम इनकी बात पे कैसे यकीन कर सकते हो। हाँ वहाँ पर जाना मतलब मौत पक्की है और तुम वहाँ पे अकेले जाने का सोच रहे हो, पर क्यों, पता नहीं ग्रैंड एल्डर कहाँ रह गए, आखिर वो क्यों नहीं आ रहे, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे जिन जन कहने लगता है कि वाकई में हुआंग तुम्हारे बारे में मैं बहुत ज्यादा गलत था, सच में आज जो तुम कर रहे हो ना इससे सिर्फ कोई महान इंसान ही कर सकता है और इसके लिए तो तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, तुम तारीफ के लायक हो। अब यहाँ पे अपने दोस्तों का उतरा हुआ चेहरा देखकर शी हाओ इन लोगों को दिलासा देता है, फिर कहने लगता है कि अब मैं समझा कि क्यों यहाँ 9 हेवेंस में भी इतने सारे हिडन फॉरबिडन लैंड्स क्यों मौजूद है। मान लो अगर मैं फॉरेन रियलम चला गया और मैं सर्वाइव भी कर गया तो फिर जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा तो मेरी आइडेंटिटी क्या रहेगी, तब मैं इस जगह को आखिर किस नजर से देखूंगा, आखिर मैं कैसे तुम सबसे नजरें मिलाऊंगा। तो बेहतर यही है मैं अपने आप में ही एक फॉरबिडन जोन बन जाता हूँ ताकि मैं उन्हें गार्ड कर पाऊँ जिन्हें की मुझे गार्ड करना चाहिए। अब यहाँ उसकी इतनी बहकी बातें सुनकर ना इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। अब तभी जिनजन कहने लगता है कि कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम यहाँ हमें धोखा दोगे, हाँ तुम जाके फॉरेन रियलम से हाथ मिला लोगे और फिर आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है इसके चलते तुम इंपीरियल पास और यहाँ के लोगों से नफरत करने लगोगे। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम वापस आ भी गए तो तुम फ्यूचर वॉर को ज्वाइन नहीं करोगे है ना, एक मिनट, या फिर कहीं तुम्हारा ये मकसद तो नहीं है कि तुम जब फ्यूचर में वापस आओगे तो तुम हमारे अगेंस्ट ही अपनी तलवार उठाओगे। हाँ मैं समझ गया, यही चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। अब तभी किंग की सटक जाती है और वो कहने लगता है कि अपनी जुबान को लगाम दो इससे पहले कि मैं अपनी हद पार कर दूं, आखिर तुम होते कौन हो उससे ऐसा सवाल करने वाले, आखिर तुम्हारे पास कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी काबिलियत है, किस हक से तुम ये बोल रहे हो। काफी अफसोस की बात है कि शी हाओ को जाते वक्त भी ये सारी बातें सुननी पड़ रही है। तभी वो कहने लगता है कि अगर सच में मेरी कोई सेल्फिश डिजायर होती तो मैं कभी भी अपनी जी जान नहीं लगाता फॉरेन रियलम के अगेंस्ट और अभी भी मैं जाने के लिए वहाँ पे राजी ना होता, अगर सच में जैसा तुम सोच रहे हो मेरा ऐसा कोई इरादा होता तो। अब तभी दूसरा जो जनरल था वो कहने लगता है कि तो फिर तुम एग्जैक्टली चाहते क्या और तुम्हारा मतलब क्या है। अब ये सुनकर शी हाओ अपने दोस्तों की तरफ देखता है और फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहने लगता है कि अगर मैं फ्यूचर में कभी वापस भी आया तो तब हमारे बीच एक कार्मिक ब्लड ओथ जरूर होगा या फिर शायद कुछ और ऐसी रिस्ट्रिक्शन जिसके चलते मैं शायद तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ और जिसका तो बस यही मतलब है कि मैं चाहे लाख कोशिश कर लूँ फ्यूचर में शायद ही मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। अब ये कहते हुए शी हाओ अपने दोस्तों का हाथ छुड़ाने लगता है और फैट गाय कहने लगता है कि ऐसा मत करो यार, हम सच में तुम्हारे साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मत करो, तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो ये नहीं करता, भला कौन अपनी मर्जी से अपने होमलैंड को छोड़ के जाएगा, हाँ कोई भी नहीं, और वो भी इतने सालों के लिए। तुम जिस फ्यूचर में लौटने की बात कर रहे हो वो शायद है ही नहीं, शायद फ्यूचर में सिर्फ मौत ही लिखी है और तुम ये चाहते हो कि मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को ऐसी मरने दूं, हाँ मेरे सामने से मैं उसे जाने दूं, मैं कैसे कर सकता हूँ। ये कहते हुए फैट गाय बहुत बुरी तरीके से रोता है। चलो अगर मान लिया कि फ्यूचर बदल जाएगा और शायद हम मिल भी जाए, लेकिन जब हम शायद दोबारा मिले तो शायद हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है पूरी तरीके से चेंज हो जाए, इतना ज्यादा चेंज कि हम इसे पहचान भी ना पाए। ये कहते हुए वो बाकियों की तरफ देखकर कहता है कि क्या कहा था तुम लोगों ने, डिसेंडेंट ऑफ सिन ब्लड। हाँ अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो कि कैसे दूसरे को मजबूर किया जाए। यहाँ पे उसका भाई कहने लगता है कि क्या ये सब कुछ तुम इसलिए कर रहे हो ताकि, ये कहते हुए वो चुप हो जाता है। अब शी हाओ उससे कहने लगता है कि हम दोनों ही शी क्लैन से बिलोंग करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आगे चलकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, इतने कि शायद मुझे भी सरपास कर दो, तो प्लीज मेरे बात ये जो सो कॉल्ड डिसेंडेंट ऑफ सिन ब्लड है ना इनका ख्याल रखना। अब ये कहते हुए शी हाओ अपनी वाइफ यानी कि किंग यी की तरफ जाता है, उसकी तरफ देखता है, उससे वो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन यहाँ उसकी आंखों में जैसी वो आंसू देखता है ना तो वो खुद की नजरें फेर लेता है और बस इतना कहता है कि अपना ख्याल रखना। यहाँ पे किंग ये भी बहुत ज्यादा इमोशनल थी, उसके दिल में भी बोझ था लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अब यहाँ पे शी हाओ सबको पीछे छोड़कर आगे की ओर जाने लगता है। अब यहाँ उसे जाता हुआ देखकर फैट गाय से देखा नहीं जाता और वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं यहाँ इंपीरियल पास को छोड़ के जा रहा हूँ और मैं अपने मास्टर को वापस लेके आऊंगा, मुझसे अब ये सब देखा नहीं जा रहा। अब यहाँ फैट गाय को जाता हुआ देखकर ना सभी लोग अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने अपने फैमिली के एल्डर अपने अपने मास्टर के पास रिक्वेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। आधे लोग सीधा ग्रैंड एल्डर की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पे एशियन एंसेस्टर ये देखते साथ ही सुप्रीम बीइंग ऑफ फॉरेन रियलम इन सभी को इन्फॉर्म करती है और कहती है कि हम लोग अपनी मर्जी से हुआंग को तुम्हारे हवाले सौंप रहे हैं। यहाँ पे चीपू जैसे ये सुनता है ना तो उसे ये सुनकर बड़ी खुशी मिलती है और वो कहता है कि फाइनली। अब तभी यहाँ हुआंग यानी कि शी हाओ जैसे ही जा रहा था तभी सेकंड एल्डर कहने लगते हैं कि नौजवान क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। शी हाओ ये सुन के रुक जाता है और कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि जो शी क्लैन के ऊपर सो कॉल्ड सिन ब्लड होने का ये जो पनिशमेंट है, ये जो धब्बा लगा है ना, ये पूरी तरीके से मिट जाए। जिस पर वो एल्डर कहने लगता है कि हाँ तुम चिंता मत करो, आज से और अभी से शी क्लैन के एंसेस्टर ने जो कुछ भी किया था
उनके सारे के सारे गुनाह को माफ करते हैं। ये सुनकर शीहाओ कहने लगता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बैटल मेरिट स्कोर है ना, मैंने जो कि इस पूरी की पूरी जर्नी में अर्न किया है, ये इनफ होगा इस पूरे के पूरे सिन ब्लड के धब्बे को मिटाने के लिए। यहाँ पे तभी शीहाओ अपना वो जो टोकन है ना बैटल स्कोर वाला, उसे हवा में उछाल देता है और यहाँ उसके स्कोर सभी को दिख जाते हैं। जिसके बाद जो एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं कि आज से और अभी से शी क्लैन के ऊपर लगा हुआ ये धब्बा हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जाता है। कोई भी इस वर्ल्ड में आज के बाद शी क्लैन को सिन ब्लडेड नहीं कहेगा। यहाँ पे पूरे के पूरे इंपीरियल पास और आसपास के इलाकों में ये बात पूरी तरीके से फैल जाती है और दूर दराज के इलाकों में भी ये मैसेज पहुंच चुका था। अब तभी जो एल्डर हैं वो शीहाओ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारी कोई और इच्छा है, क्योंकि तुम्हारी पहली इच्छा तो तुमने खुद ही पूरी कर दी। अब तभी शीहाओ कहने लगता है कि मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे जाने के बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स सभी लोग सही सलामत रहे। यहाँ पे ये कहते हुए ना शीहाओ आसमान की तरफ देखता है, वो यहाँ पर सभी को याद करता है और स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स को। तभी यहाँ पे जो एंशिएंट एंसेस्टर थी वो यहाँ शीहाओ के लिए पैथ को बिल्ड कर देती है, जो कि दिखने में किसी ऑल्टर जैसा लग रहा था और शीहाओ अब इसके ऊपर सवार होने के लिए रेडी था। वो जानता है कि आज जो रास्ता उसने चुना है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अपने रियलम को बचाने के लिए वो इतना तो कर ही सकता है। अब यहाँ जाने से पहले शीहाओ अपने सारे ट्रेजर, आर्ट्स, अपनी टेक्निक सबको अपने आप से अलग करने लगता है। कहता है कि मेरे ट्रेजर्स, मेरे आर्ट्स और मेरी टेक्निक मैं कभी भी फॉरेन रियलम के हाथों में लगने नहीं दे सकता, इसीलिए मैं ये सारी चीजें आज तुम लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पे उसका मतलब उसके भाई, उसके दोस्तों से था। तभी हम देख पाते कि धीरे धीरे करके उसके बॉडी का आर्मर से लेकर थंडर एम्परर का आर्मर, हर एक चीज उसकी बॉडी से अलग होने लगती है, जिससे शीहाओ को बहुत ज्यादा पेन भी होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे के सारे पार्ट्स को अलग करने लगता है। अब यहाँ पे थंडर एम्परर का जो मैनिफेस्टेशन है वो भी शीहाओ के पीछे अपीयर होता है और अचानक से वो डिसअपीयर भी हो जाता है। तभी डालुओ स्वॉर्ड भी उससे अलग जा गिरती है। यहाँ पे जो इमोर्टल स्वॉर्ड की ऑरा थी ना, उसे फील किया जा सकता था। तभी सारे के सारे ट्रेजर एंड टेक्निक्स उसके दोस्तों, भाइयों और सबकी तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे शीहाओ का जो फर्नेस था ना, वो गोल्डन फर्नेस, जो कि कितना ज्यादा फेमस है गाइस, और सीजन 1 में हमने इसके कितने कमाल देखे हैं। यहाँ पर वो किंग यी को मिलता है, लेकिन यहाँ उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो अपना प्यार खोने जा रही है। सभी लोग शीहाओ को देख रहे थे। तब शीहाओ को हम देख पाते हैं जो कि पहले से ज्यादा बहुत कमजोर लग रहा था। स्पेशली उसका जो हुलिया था ना वो बिल्कुल बदल चुका था, एकदम सादे से कपड़े, ना उसमें चमक ना कुछ, और ऊपर से वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी था। और वो कहने लगता है कि एक इंसान के लिए ना जहाँ पर उसका दिल लग जाए वही उसका घर है, और जहाँ पर उसे दफन किया जाएगा वहीं पर वो असल में मरता है। क्योंकि हेवन के अंडर में जितने भी माउंटेन्स है सारे सेम है, जितने भी फील्ड्स है सारे सेम है, जितनी भी नदियां हैं सारी सेम है। अभी तभी हम देख पाते हैं कि उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा इमोशनल थे। अब शीहाओ को जाता हुआ देखकर किंग मन में कहती है कि क्या हम वापस मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो तब तुम क्या बन चुके होगे, आखिर तब हमारे बीच कौन सा रिश्ता होगा। तब तक अगर तुम जिंदा रहे तो क्या फॉरेन रियलम का ये जो ओथ है क्या तुम्हें वो बाइंड करके रखेगा, क्या वो तब भी तुम्हें हमसे दूर रखेंगे, या तुम तब भी हमें याद रखोगे, या फिर इस बाइंड के चलते तुम भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ, हम कौन है। यहाँ पे तभी शीहाओ चाहते हुए मन में कहता है कि अगर मैं सर्वाइव कर गया ना तो मुझे इतना पता है इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जो कि मुझे किसी ओथ के जरिए से बाइंड कर पाए। कोई भी मेरी कॉन्शियसनेस को मुझसे छीन नहीं सकता। एक दिन ऐसा आएगा जब खुद कर्मा भी मुझे किसी चीज से नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे अगर किसी चीज का डर है तो वो ये कि अगर तब तक आने में मेरा दिल ही बदल जाए, तो मेरे दिल से ही सारी फीलिंग्स निकल गई, तो मेरे दिल में आज ये जो वार्मनेस है ये पूरी तरीके से खत्म हो गई और मैं एक कोल्ड ब्लडेड पर्सन बन गया। तो या फिर शीहाओ पहुंच चुका था बिल्कुल एंड तक। तभी यहाँ एंशिएंट एंसेस्टर कह दिया कि अब इमॉर्टल किंग की बारी है कि वो एक ब्लड ओथ को यहाँ फॉर्म करे। तभी यहाँ जाइंट सा स्क्रोल, गोल्डन स्क्रोल बाहर आता है। इमॉर्टल किंग का एक जाइंट सा मैनिफेस्टेशन उसके पीछे हमें नजर आता है, जो कि अपने दोनों हाथ को फैलाते हुए यहाँ पर ब्लड ओथ को कास्ट करना शुरू कर देता है। अब शीहाओ तभी सेल्फ सीलिंग आर्ट का यूज करता है, जिसके जरिए से वो अपने ओन यानी कि खुद के जो दाव आर्ट है ना उन्हें अपने आप से अलग करना शुरू कर देता है। तभी हम देख पाते हैं कि शीहाओ के ऊपर इंटेंस प्रेशर पड़ता है। एंड किंग जब ये देखता है ना तो वो कहने लगता है कि क्या कर रहे हो, पागल हो चुके हो, ये जो प्रीशियस आर्ट्स हैं ये ऑलरेडी तुमसे मर्ज हो चुके हैं। अगर तुम फोर्सफुली इन्हें अपने आप से अलग करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा और तगड़ा वाला बैकलैश पड़ेगा। आखिर कर क्या रहे हो, मरना है क्या। अब सभी लोग जब ये देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। इवन की जो एल्डर है वो कहने लगते हैं कि ये तो सबसे सबसे क्रूलेस्ट सेल्फ सीलिंग आर्ट है, जिसके जरिए से वो अपने खुद के प्रीमोडाइल स्पिरिट को लॉक कर रहा है ताकि वो बस फॉरेन रियलम के हाथ में से लगने ना थे। सच में वो हमारे लिए कितना कुछ सोचता है। अब यहाँ पे ये देखकर एल्डर से रहा नहीं जाता तो वो उसकी मदद करते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट सीलिंग आर्ट को परफॉर्म करने जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस बची रहे, जिससे तुम्हारी जो प्रीमोडाइल स्पिरिट है वो बिल्कुल सही सलामत रहेगी। लेकिन हाँ, अगर एक पावरफुल फॉरेन रियलम का जो पावर हाउस है वो अगर फोर्सफुली अगर सोल सर्च का यूज करके तुम्हारे अंदर झांकने की कोशिश करे तो तुम्हारी जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देख पाते कि किंग ये जब सुनती है ना तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर शीहाओ एक बार वहाँ पहुंच जाए तो उसके साथ क्या कुछ नहीं होगा। अब तब तक यहाँ पे ब्लड ओथ को भी परफॉर्म कर लिया जाता है, जहाँ देख
देख पाते हैं कि वो जो गोल्डन सा स्क्रोल था उसमें एक ब्लड ड्रॉप जाके उसके साथ फिक्स हो जाता है। तभी यहाँ किंग कहती है कि आखिर वो अब तक वापस क्यों नहीं आए। अब सडनली हम देख पाते हैं कि एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसके चलते शी-हाओ जिस जगह पे खड़ा था धीरे धीरे करके ये जगह हवा में फ्लोट होने लगती है और जाने से पहले वो अपने दोस्तों की तरफ देख के स्माइल करता है। अब हम देख पाते हैं कि इस दौरान शी-हाओ के सारे दोस्त ग्रैंड एल्डर को लेने के लिए सीधा उनके पास पहुंच जाते हैं, जहां काफी सारे सोल्जर्स इन सभी को रोकने की कोशिश करते हैं। इवन की किंग ये भी इनके पास पहुंच चुकी थी। अब वो लोग कहने लगते हैं कि सीनियर किंग ये प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि सीनियर मैंग त्यानजन इस वक्त बहुत बड़ी डेंजर में है और वो खुद को कल्टिवेट करते हुए हील कर रहे हैं और हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बेहतर यही होगा कि हम सभी मिलकर उन्हें गार्ड करें, दुश्मनों से बचाए, ना कि उन्हें जाके डिस्टर्ब करें। अब एंड किंग कहने लगता है कि मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बुढ़िया तुम लोगों को प्रोटेक्ट करती है या नहीं करती है, मैं फिर भी तुम्हारी बैंड बचा के रख दूंगा, मेरे रास्ते में मत आओ। यहाँ पे वो सोल्जर्स कहने लगते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन हम भी उनके भलाई के बारे में सोचते हैं और इसीलिए हमें उनकी फिक्र है और जो ट्रायल इस वक्त वो अंदर दे रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं कि सब कुछ अच्छा जा रहा है। अब तभी यहाँ पे वो जो लैंटर्न जल रहा था ना, जिसके अंदर जो लाइफ ऑरा है उनकी शो हो रही थी, अचानक से वो पूरी तरीके से बुझ जाती है। अब यहाँ ये देखकर सभी लोग ग्रैंड एल्डर कहते हुए आवाज देते हैं, सबके सब शॉक्ड थे। वही दूसरी तरफ शी-हाओ के ऊपर हमला करने के लिए फॉरेन रियलम के ना काफी सारे जो बीस्ट थे एक साथ टूट पड़ते हैं, लेकिन शी-हाओ चाहता है इन सभी को ना पूरे गुस्से के साथ एकदम मिटा के रख देता है। भाई यहाँ पर वो बस एक को मार के नहीं रुकता, कईयों को निपटाना शुरू कर देता है। गाइस यहाँ पे चाहे वो कितनी भी अपनी पावर्स को गिव अप कर दे, लेकिन जो मार्शल आर्ट्स उसे आती है उसे तो कोई नहीं छीन सकता ना। यहाँ पे शी-हाओ पकड़ पकड़ के एक एक को स्लॉटर करते हुए आगे बढ़ता जाता है, पूरा का पूरा फॉरेन रियलम उसके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट स्लॉटर वाली बात है ना, वो हमें यहाँ पे शी-हाओ की तरफ से देखने को मिलती है। मतलब जितनी भी भड़ास थी भाई सभी पे वो निकालता है और ऐसे इन्हें मारता हुआ जाता है कि देख के मजा ही आ जाता है। अब यहाँ पे शी-हाओ के कपड़े समेत उसके हाथ पैर पूरी तरीके से खून से सन चुके थे। अब यहाँ जितने लोग थे ना जो फॉरेन रियलम के सुप्रीम बीइंग से, वो ये देखकर कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हुआंग तुम ऑलरेडी हमारे प्रिजनर हो, लेकिन तुम फिर भी इस हद तक एरोगेंट हो कि तुमने यहाँ पर आते साथ ही स्लॉटर करना शुरू कर दिया। लेकिन शी-हाओ यहाँ हवा में जंप करते हुए कहता कि कोई भी यहाँ पर मुझे प्रोवोक नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाँ क्या होगा, मेरी ये बॉडी मर जाएगी और क्या, लेकिन तुम सबको मैं मार के रहूंगा। अब तभी यहाँ पे उसका ये उत्पात देखकर जो चीपू है यानी कि सुप्रीम बीइंग, वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और एक सिंगल स्ट्राइक से ही उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जहां हम देख पाते हैं कि वो तलवार सीधा ना उसके बॉडी से जा लगती है, जिससे शी-हाओ का सारा मोमेंटम रुक जाता है। उसका विजन ब्लर होने लगता है, उसके सामने की हर एक चीज धुंधली हो चुकी थी, उसे सामने कुछ भी नजर नहीं आता, बहुत कमजोर फील कर रहा था और लगातार उसकी बॉडी से खून निकलता जा रहा था। तभी उसे अपनी पुरानी जर्नी याद आती है कि कैसे यहाँ इस रियलम पे आने के लिए उसने अपना घर परिवार सबको वहीं छोड़ दिया, जिसके बाद वो नए सफर पे निकल गया और अब तक जो कुछ भी उसने सहा है, जो कुछ भी उसने अपनी जर्नी के थ्रू देखा है, सबको वो याद करता है। इवन कि जब उसने हे वुशेन से फाइट किया था ना, हमें वो सीन भी दिखाया जाता है। इतने सारी चीजों से गुजरने के बाद आज शी-हाओ इस मुकाम तक आया है। अब यहाँ चारों तरफ वो बस खून खराबाई उसे नजर आ रहा था, वो इस बैटल फील्ड में अकेला अपने रियलम को बचाने के लिए खड़ा था। और गाइस ये मेरा फेवरेट सीन, जब यहाँ शी-हाओ बिल्कुल ना थक हार के बिल्कुल गिरने वाला था, तभी यहाँ जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ का वो जो फ्लैग था ना, वो हवा में उड़ते हुए सीधा इसके कंधों पे जाके लैंड करता है, जैसे कि मानो पूरा का पूरा 9 हेवन एंड 10 अर्थ ये जो रियलम है ना, ये उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो, उसकी जिम्मेदारी जैसे शी-हाओ ने अपने कंधों में उठा के रखी हो। और तभी वो यहाँ यर्शी किंग ही अपने ग्रैंडफादर सभी को एक एक करके याद करता है, उनके साथ बिताए के मोमेंट्स को याद करता है, साथ ही विलो गॉड और यहाँ उसका मास्टर यानी कि जो उसके पिता समान है ग्रैंड एल्डर, सभी को हमें एक एक करके दिखाया जाता है। जिसके बाद बारी आती है लिंगर की, हुओ लिंगर, जो कि अभी भी शी-हाओ के वापस आने के इंतजार में है। अभी तभी शी-हाओ जैसे ही आगे बाकी लोगों को निपटाने के लिए जाता है ना, तभी यहाँ पर जो चेपू है वो यहाँ अपने एक रिस्ट्रिक्शन को उसकी बॉडी में लगा देता है, उसके दोनों हाथ उस फॉर्मेशन में अटक जाते हैं और अब वो उसे तड़पाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इवन की शी-हाओ के हाथ पैर को वो मरोड़ना शुरू कर देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। अब गाइस यहाँ पे हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी स्पेकुलेशन में बिजी थे। अचानक से वो अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, हुआंग मेरे बच्चे मैं आ गया। अब यहाँ जैसे वो ये बात कहते हैं ना, तो बाहर वो जो लालटेन टंगा हुआ था जिसके अंदर उनकी लाइफ स्पैन फील हो रही थी, अचानक से वो तेजी से जल उठता है और सिर्फ जलता ही नहीं भाई, वो लैंटर्न ना ऑन द स्पॉट शैटर्ड हो जाता है। ये देखकर रैबिट गर्ल कहने लगती है कि देखो वो जिंदा है, और तभी इनके सामने एक ब्राइट कलर की फिनिक्स अपीयर होती है, जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है। अब तभी यहाँ सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है। यहाँ पे जैसे ही जिन फैमिली के एंसेस्टर के जो गार्ड्स थे ना, जैसे ही देखते हैं कि भाई यहाँ पे एक बंदा अपीयर है, उनकी सटक जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई अब इनकी खैर नहीं। तभी यहाँ जैसे वो कहते कि ये तो सीनियर मैंग त्यानजन है, पर तभी ग्रैंड एल्डर यहाँ अपने उंगली के इशारे से इन्हें बिल्कुल ना धूल मिट्टी बना देते हैं, ऐसे मसल के रख देते हैं। ओह माय गॉड गाइस, अब ये सीन तुम देखना, यहाँ पे ग्रैंड एल्डर एक कदम बढ़ाते हैं, उनके रास्ते में जितने भी उनके ही रियलम के जो दुश्मन दिखते हैं ना, सब
सबको वो मिटा के रख देते हैं। यानी कि वो गार्ड्स जो कि यहाँ अंदर जाने से सभी को रोक रहे थे, तभी यहाँ जैसे ही दूसरा कदम बढ़ाते हैं तो यहाँ फॉरेन रियलम की बैटल अरीना में जित ने भी जो आगे की फ्रंट लाइन में जो सोल्जर्स थे वो भी ऐसे ही नथिंगनेस में बदल जाते हैं। अब तभी यहाँ पर ग्रैंड एल्डर अपने नाम के मुताबिक एक ग्रैंड सी एंट्री मारते हैं, जहाँ आते साथ ही उनकी ऑरा चारों तरफ ना एकदम बिजली की स्पीड से ब्लिंक करते हुए और भी दूर दूर तक फैल जाती है। इवन की ये जो चुड़ैल थी, जिन फैमिली की ये जो खूसट बुढ़िया, वो यहाँ पे ना अपना चेहरा छुपाने पे मजबूर हो जाती है। इस कदर इनका ऑरा शाइन कर रहा था और वो भी समझ चुकी है कि भाई बाप आ चुका है। तो प्यारी यहाँ पे समझ जाती है कि भाई मुझे साइड हो लेना चाहिए, तो वो चुपचाप यहाँ पे खड़े होके बस नजारा देखे जा रही थी। अब यहाँ जो शियाओ के सपोर्टर्स थे उनके चेहरे पर जो हंसी थी, जो रौनक थी, वो देखने लायक थी। अब तभी ग्रैंड एल्डर जो कि अपने बिल्कुल पीक फॉर्म में थे, यानी कि जवानी वाले फॉर्म में थे, और यहाँ आते साथ ही लुओ स्वॉर्ड की तरफ देखते हैं और द लुओ इमॉर्टल स्वॉर्ड सीधा उनके इशारे के साथ ही उनके हाथ में आ जाती है। और ग्रैंड एल्डर इस स्वॉर्ड के साथ क्या बवाल मचा चुके हैं ये हम प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं गाइस। और उनके हाथों में आते साथ ही ये अपनी अलग ही ऑरा बिखेरती है। तभी यहाँ वो उसके ऊपर अपनी उंगलियां फेरते हुए अपनी ट्रू पावर को अनलीश करते हैं। अब गाइस ग्रैंड एल्डर से तो पूरा का पूरा फॉरेन रियलम खौफ खाता है, स्पेशली ये सुप्रीम बीइंग्स जो कि जानते हैं कि जो फेलो सुप्रीम बीइंग्स हैं उन लोगों को इन्होंने कैसे बुरी तरीके से स्लॉटर किया है, तो वो भी एक पल के लिए 2 कदम पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद इस स्पेशल एपिसोड में मेरा फेवरेट सीन, जहाँ ग्रैंड एल्डर ना अपनी द लुओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को ऐसे हवा में लहराते हैं और भाई लाखों करोड़ों की तादाद में जमीन से इतनी सारी स्वॉर्ड्स किसी फव्वारे की तरह, जैसे फाउंटेन होता है ना पानी उछलता है, वैसे बिल्कुल बाहर आते हैं और इनमें करोड़ों स्वॉर्ड सीधा इस पूरे के पूरे फॉरेन रियलम के जितने भी लोग थे ना जो बैटल अरीना में मौजूद हैं उनको स्लॉटर करने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ जाते हैं। और भाई क्या ये सीन था। और गाइस इसी कमाल के सीन के साथ आज का ये धुआंधार स्पेशल एपिसोड और ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में भाई क्या ही मजे आने वाले हैं, बट उससे पहले गाइस मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।